गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। चेक कर लीजिए सभी के एप्लीकेशन में वीडियो और ऑडियो दोनों एकदम बिंदास होकर चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा होगा। आई होप आकाश, मोहित, आदर्श, रिंकी और आलोक यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। है ना? कैमरे का स्क्रीन आगे की तरफ। क्लास चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। 12:30 बजे नहीं हो पाया क्लास, बस इतना फर्क है। उस समय कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इस वजह से उसको पोस्टपोन कराया गया था। आज के लिए केवल क्लास का टाइम चेंज किया गया था, 3:30 बजे से रखा गया था। क्लास स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार। रौनिक, शिवकांत, आदित्य त्रिपाठी, सोहम, ओके, रजनीश, दामोदर जी, जल्दी से बताइए लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे और कहाँ तक पहुंच चुके थे? तुषार, नमस्कार। प्रेम, नमस्ते। टाइम आपके बैच का 12:30 से लेके 12:30 बजे से है। आपके बैच का जो टाइम है ना, वो 12:30 से है। जी, जल्दी से मुझे बताइए। ओके, हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति। हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, और हम सब जानते हैं जो कब हुई थी, 1789 में। इसका प्रथम चरण, इसका फर्स्ट फेज हम पढ़ चुके थे, और स्टार्ट करेंगे सेकंड फेज या द्वितीय चरण। सेकंड फेज या द्वितीय चरण, इसका हमें शुरू करना है, विच इज द पीरियड ऑफ 1792 से लेकर 1794 तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेकंड फेज को ही क्या कहा गया? उग्र गणतंत्रवाद। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं सेकंड फेज, द्वितीय चरण, उग्र गणतंत्रवाद। इसमें क्या हुआ? हमने पहले चरण में पढ़ा था कि एक राष्ट्रीय सभा, एक नेशनल असेंबली निर्मित की गई थी, जिसके द्वारा फ्रांस के संविधान का निर्माण किया गया। जी नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये टाइम फिक्स नहीं है, केवल आज के लिए आपके बैच का टाइम चेंज करवाया गया था। आपका जो बैच का टाइमिंग है वो 12:30 बजे से ही रहेगा। आज मुझे कुछ काम था, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैं 12:30 बजे क्लास नहीं ले पाया था, तो इस वजह से उसको मैंने रिशेड्यूल करवाया था इस टाइमिंग पर। वैसे आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो डेली 12:30 बजे से लेकर ही रहेंगी, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। जी, दूसरे फेज में क्या हुआ, ध्यान रखेंगे। दूसरे फेज में राष्ट्रीय सभा ने स्वतः ही भंग होने का प्रस्ताव पेश किया। जो प्रथम चरण में नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा बनी थी, उसने खुद ही भंग होने का या खुद ही डिसॉल्व होने का प्रस्ताव पेश किया, और भंग हो गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस सभा ने अपने सभी सदस्यों को व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का मतलब है लेजिस्लेचर, इस सभा ने अपने सभी सदस्यों को
व्यवस्थापिका के निर्वाचन में सम्मिलित होने से रोका। और ध्यान रखेंगे उस समय व्यवस्थापिका सभा में 745 सदस्य थे। उस समय व्यवस्थापिका सभा में 745 सदस्य थे। और ये जो 745 सदस्य थे, जो व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे, इन्होंने ही क्या काम किया, ध्यान रखेंगे, इसी व्यवस्थापिका सभा ने अप्रैल 1792 में इसी लेजिस्लेचर के सारे मेंबर्स ने लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? अरे मेरे भाई, यार ये तो हमने छठी क्लास में पढ़ा था। कम से कम ये चीज तो मत पूछिए। आपको इतना तो पता होगा कि हमारे देश में हमारे जो संघ की कार्यपालिका होती है, या जो संघ का प्रशासन होता है, या एक गवर्नमेंट, एक सरकार का जो प्रशासन होता है, उसे चलाने वाली जो बॉडीज होती हैं, वो 3 बॉडीज होती हैं। जिसमें सबसे पहला ही क्या होता है, लेजिस्लेचर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं व्यवस्थापिका। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसे कहा जाता है कार्यपालिका। और तीसरा होता है जुडिशरी, जो कहलाती है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, तो हम सब जानते हैं लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका का काम होता है टू मेक लॉज, विधि का निर्माण करना या कानून बनाने का काम ही व्यवस्थापिका का है। लेकिन जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है, उसे अप्लाई करने का काम, उसे लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का होता है। और उन अप्लाइड कानूनों की व्याख्या करना, उनकी समीक्षा करने का काम ही किसका है, जुडिशरी का है। तो जो नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा, फर्स्ट फेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बनी थी, वो भंग हो गई। और किसके प्रस्ताव से? अपने ही प्रस्ताव से वो भंग हुई। और भंग होने का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब सदन में या जब पार्लियामेंट में सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, तो वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो वो जो राष्ट्रीय सभा बनी थी, वो भंग हो गई। और ध्यान रखेंगे, उसके जितने भी सदस्य थे, उनमें से किसी ने भी दोबारा चुनाव में व्यवस्थापिका के पार्टिसिपेट नहीं किया। उस समय व्यवस्थापिका की सभा में 745 सदस्य थे। और इसी व्यवस्थापिका सभा ने, या इसके 745 मेंबर ने, अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और ध्यान रखेंगे, जिसमें फ्रेंच आर्मी, या फ्रांसीसी सेना को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जिसमें फ्रेंच आर्मी को या फ्रांसीसी सेना को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में हार का सामना करना पड़ा।
और दोस्तों ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी सेना तो हारी, लेकिन व्यवस्थापिका कि दोबारा से एडल्ट वोट राइट के आधार पर, एडल्ट वोट राइट या वयस्क मताधिकार के आधार पर नेशनल कन्वेंशन was founded। नेशनल कन्वेंशन की स्थापना की गई। ओके, ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है। जी, क्या अब ब्राइटनेस ठीक है? क्या अब ब्राइटनेस ठीक है? एक बारी बता दीजिए। ओके, युद्ध की घोषणा क्यों की थी फ्रांस ने? मेरे भाई, फ्रांस ने युद्ध की घोषणा इसलिए की थी क्योंकि बाकी जो ऑस्ट्रिया के बाकी पड़ोसी यूरोपियन देश थे, वो बार बार ऑस्ट्रिया को फ्रांस के खिलाफ युद्ध करने के लिए उकसा रहे थे। और क्योंकि बार बार वही प्रोवोक कर रहे थे ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया को फ्रांस पे युद्ध करने के लिए, फ्रांस पर अटैक करने के लिए, इसीलिए खुद फ्रांस ने ही उन पर अटैक करने के लिए क्या कर दी? घोषणा कर दी। लेकिन इसमें फ्रांस हारा, और उसके बाद जब एडल्ट वोट राइट या वयस्क मताधिकार पर इलेक्शंस से व्यवस्थापिका बनी, तो उसी से एक नेशनल कन्वेंशन की स्थापना की गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी नेशनल कन्वेंशन की पहली मीटिंग या पहला सेशन फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल कन्वेंशन नेशनल कन्वेंशन की प्रथम बैठक, ध्यान रखेंगे, 21 सितंबर 1792 में हुई। मैं नहीं बंद करा है वो, रहने दे। और ध्यान रखेंगे, जब नेशनल कन्वेंशन की पहली बैठक हुई तो 3 चैलेंजेस या 3 समस्याएं सामने आई। और वो 3 समस्याएं क्या थी? सबसे पहला, राजतंत्र। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी, राजतंत्र या राजाओं का शासन। तो कहाँ चल रहा था? फ्रांस में चल रहा था। दूसरी प्रॉब्लम थी फॉरेन इन्वेजन या विदेशी आक्रमण।
और तीसरा चैलेंज सामने आया जो था गृह युद्ध, जो गृह युद्ध था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो राजतंत्र की वजह से ही हो रही थी, इसीलिए ध्यान रखेंगे नेशनल कन्वेंशन की ही रिकमेंडेशन पर राजतंत्र को समाप्त करके फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों कहते हैं भाई नेशनल कन्वेंशन क्या होता है। होता नहीं है, नेशनल कन्वेंशन एक सभा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उसको हमने नेशनल कन्वेंशन कहा है, जो बेसिकली लेजिस्लेचर था किसका, फ्रांस का, उसी को हमने नेशनल कन्वेंशन कहा है। इसी के रिकमेंडेशन पर फ्रांस से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस में स्थापना हुई गणतंत्र की। और ध्यान रखेंगे 21 जनवरी 1793 को फ्रांस के शासक पर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। और ध्यान रखेंगे इसी के तहत फ्रांस में इंप्लीमेंट किया गया इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। वर्ल्ड हिस्ट्री कब तक चलेगी यार, पहली क्लास में मैंने सिलेबस लिखवाया था और सारे टॉपिक्स भी लिखवाए थे, वो सारे के सारे टॉपिक्स देख लो एक बार वीडियो में। जब तक वो सारे टॉपिक्स होंगे तब तक चलेगी भाई, बार बार रोज रोज एक ही सवाल पूछने का क्या फायदा। जी नहीं, क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है, केवल आज आज के लिए क्लास के टाइम को चेंज किया गया था। टेंशन मत लीजिए, इकोनॉमिक स्पेशल के साथ वो कोलैप्स नहीं करेगा।
क्योंकि 12:30 बजे क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से क्लास का टाइमिंग इस टाइम रखा गया है, सिर्फ आज के लिए। मुझे लगा ऑफ करने से बेटर है इस टाइम पर क्लास रख ली जाए तो ज़्यादा बेटर है जी। इसके बाद है थर्ड फेज या तृतीय चरण। और जो थर्ड फेज है, जो तृतीय चरण है, 1794 से लेके 1799 तक का चरण रहा। इसे कहा जाता है उदार गणतंत्र। इसे कहा गया है उदार गणतंत्रवाद। इस चरण में क्या हुआ, ध्यान रखेंगे। आफ्टर नेशनल कन्वेंशन द डायरेक्टरी रूल्ड इन फ्रांस। नेशनल कन्वेंशन के बाद, नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन चला। और ध्यान रखेंगे ये जो डायरेक्टरी का शासन था, ये 27 अक्टूबर 1795 से लेकर 19 नवंबर 1799 तक चला। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद नेशनल कन्वेंशन मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद नेशनल कन्वेंशन के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। नेशनल कन्वेंशन मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कन्वेंशन द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। जिसमें एक 5 सदस्यीय या 5 सदस्यों का एक कार्यपालिका, जिसमें 5 सदस्यों का एक कार्यपालिका का निदेशक मंडल या डायरेक्टर काउंसिल अपॉइंट किया गया। डायरेक्टरी शासन का मतलब है रूल बाय द डायरेक्टर्स, और वो जो डायरेक्टर्स थे वो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के 5 मेंबर्स हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे उसी कार्यपालिका के जो 5 मेंबर्स थे उन्हीं की काउंसिल को डायरेक्टर काउंसिल कहा जाता था या निदेशक मंडल कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे प्रत्येक सदस्य
प्रत्येक सदस्य 3-3 महीने बाद इसका अध्यक्ष बनता था। प्रत्येक सदस्य 3-3 महीने के बाद इसका सदस्य बनता था। और साथ में प्रत्येक वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल पूरा होता था। इसके स्थान पर एक नया निदेशक आ जाता था। इसके स्थान पर एक नया निदेशक चुना जाता था। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं 5 सदस्यों को, इन्हीं 5 सदस्यों को सेना का नियंत्रण सेनाध्यक्षों की नियुक्ति युद्ध एवं संधि करने के अधिकार सौंपे गए। यही वो 5 सदस्य थे जो सेना पर कंट्रोल रखा करते थे, सेना पर नियंत्रण रखा करते थे, सेनाध्यक्षों की नियुक्ति किया करते थे, और युद्ध और संधि भी करने का जो अधिकार था वो इसी डायरेक्टर काउंसिल के डायरेक्टर्स का काम हुआ करता था। लेकिन all 5 members were corrupt। लेकिन 5 सदस्य भ्रष्ट थे। जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति और कमजोर, जिसकी वजह से जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी वो और भी कमजोर हुई, जिसकी वजह से रखेंगे बेरोजगारी या बेकारी फ्रांस में बढ़ी और उद्योग या इंडस्ट्रीज बंद हो गए। इसी की वजह से बेकारी बढ़ी और उद्योग बंद हो गए। काफी मुश्किल है ये सब याद करना मेरे भाई राहुल। अब आईएएस का मेंस लिखने के लिए जाओगे तो उसी में आएगी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। और जब आईएएस का मेंस दोगे तो यार आईएएस तो तभी बनाएगी यार सरकार, है ना। यूपीएससी आपको आईएएस तभी बनाएगा यार जब आपको मुश्किल चीजें भी याद होंगी। दोस्तों, क्योंकि जो डायरेक्टर्स रूल था, जो डायरेक्टरी का शासन था, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट था, वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ और जिसकी वजह से और भी ज़्यादा बेकारी और उद्योग बंद हुए। बस फिर क्या था, जब इस निदेशक मंडल, जब इस डायरेक्टरी शासन की वजह से नुकसान हुआ फ्रांस का इकोनॉमिकली,
बस हम सब जानते हैं इसी की रीजन था, यही रीजन था, इसकी वजह से राइज हुआ, उदय हुआ किसका? नेपोलियन का। और हम सब जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ही वही शासक था जिसने इस डायरेक्टली के शासन को खत्म किया, और डायरेक्टरी के शासन को खत्म करके सारी की सारी सत्ता अपने हाथों में और उस पर नियंत्रण रखा। यहीं से शुरू होता है द फोर्थ या फ्रांस की क्रांति का चौथा या चरण। या फोर्थ फेज या चतुर्थ चरण कहलाता है राज्यवाद। ही इसी को ऑफ एरा ऑफ नेपोलियन या युग। ध्यान रखेंगे 18th सेंचुरी या 18वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ एटीन्थ सेंचुरी के अंत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ वो आधुनिक युग का महान व्यक्ति था। वो आधुनिक युग का महान व्यक्ति था। एक सेकंड होल्ड रखेंगे। जी, 18वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो आधुनिक युग का महान व्यक्ति था, और ध्यान रखेंगे इसे ही यूरोप का निर्माता कहा जाता है। इसी को यूरोप का निर्माता कहा जाता है।
और हम सब जानते हैं यही व्यक्ति कहलाता है नेपोलियन बोनापार्ट। सेवनटीन 1795 से 1799 के ही बीच हुआ राइज ऑफ नेपोलियन या नेपोलियन का उत्कर्ष। दोस्तों, जब फ्रांसीसी क्रांतिकारी का तीसरा चरण चल रहा था तो ध्यान रखेंगे 1795 से 1790 तक 99 तक जब डायरेक्टरी रूल या जब डायरेक्टरों का शासन चल रहा था तो उस समय मैंने अभी आपको बताया कि भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से और इनके कुशासन बढ़ने की वजह से आर्थिक तंगी और ज़्यादा बढ़ गई और बेरोजगारी और उद्योग उससे क्या होने लगे, बंद होने लगे। ऐसे में ही फायदा मिला नेपोलियन को। और क्योंकि जो नेपोलियन की नीतियां थी, जो नेपोलियन की पॉलिसीज थी, वो बेटर थी और लोगों के हितों में थी, इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति करने वाले लोगों ने सबने नेपोलियन के शासन को स्वीकार कर लिया। क्योंकि बहुत तेजी से नुकसान हो रहा था अर्थव्यवस्था का, इसीलिए ध्यान रखेंगे और हम सब जानते हैं इस शासक का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम बात करेंगे अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के सुधार। रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन या नेपोलियन। सबसे पहला सुधार जो नेपोलियन के द्वारा किया गया वो था मेक कॉन्स्टिट्यूशन। एक नए संविधान का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा करवाया गया फ्रांस के लिए। इसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म। अगर हम राजनीतिक सुधार के बारे में बात करें, ध्यान रखेंगे ही सेंट्रलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन। इसने प्रशासन का केंद्रीयकरण की। डिसेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन या इसने प्रशासन का केंद्रीयकरण किया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जिसके तहत हुआ इम्प्रूवमेंट इन टैक्स सिस्टम्स या कर प्रणालियों में सुधार। कर प्रणालियों में सुधार या इम्प्रूवमेंट इन टैक्स सिस्टम। और दूसरा काम
फाउंडेशन ऑफ बैंक ऑफ फ्रांस या बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। फाउंडेशन ऑफ बैंक ऑफ फ्रांस या बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड पोर्ट्स, सड़क एवं बंदरगाहों का निर्माण। सड़क एवं बंदरगाहों का निर्माण करवाया गया नेपोलियन के द्वारा। इसके अलावा अगले होते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स। धार्मिक सुधार। रिलीजियस रिफॉर्म्स या धार्मिक सुधार जिसके तहत सरकार और चर्च के विवाद को खत्म करने के लिए सरकार और चर्च के विवाद को खत्म करने के लिए 1801 में हुई ट्रीटी ऑफ कॉनकोर्डेट या कॉनकॉर्डेट संधि बिटवीन नेपोलियन एंड पोप और नेपोलियन के बीच। ईयू और यूरोप में क्या डिफरेंस है मेरे भाई? ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन से है और उसमें केवल वो देश आएंगे जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, और जो उसके मेंबर्स नहीं हैं वो यूरोप में आएंगे। तो सिंपल सी बात है। नेपोलियन और पोप के बीच एक संधि हुई और इसी संधि के तहत कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। चर्च को राज्य का अंग बनाया गया तथा पादरियों को राज्य से ही वेतन देने की
बात बात इसके अलावा नेपोलियन ने की एजुकेशनल रिफॉर्म्स। शैक्षणिक सुधार। सेकुलर एजुकेशन वॉज गिवन, या आप कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात की गई। के अलावा प्राइमरी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड। प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके अलावा ध्यान रखेंगे वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन रिलीजियस इंस्टीट्यूट। धार्मिक संस्थानों में धार्मिक संस्थानों में स्त्री शिक्षा की गई। अगला रिफॉर्म, अगला सुधार। जो नेपोलियन के द्वारा किया गया वो कहलाता है नेपोलियन कोड, या नेपोलियन संहिता। नेपोलियन कोड या नेपोलियन संस्था, नेपोलियन संहिता। यह एक कानूनी संहिता थी जिसके तहत दंड दिया जाता। इसके बाद सोशल रिफॉर्म्स या सामाजिक सुधार। सोशल रिफॉर्म्स या सामाजिक सुधार। इसके तहत विभिन्न वर्गों के
विशेषाधिकार को समाप्त विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। संपत्ति पर सभी पुत्रों का बराबर अधिकार निश्चित किया गया। संपत्ति पर सभी पुत्रों का बराबर अधिकार निश्चित किया गया। के अलावा ध्यान रखेंगे स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार प्रदान किए गए। स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार दिए गए। उपाधि देने की प्रथा समाप्त और पदों को आनुवंशिक होने से मुक्त कर दिया गया। अब कोई भी पद आनुवंशिक नहीं होगा। विशेषाधिकार का मतलब है स्पेशल राइट्स, विशेष अधिकार। ये नेपोलियन किंग कैसे बना? भगवान, मैंने कहा कि जब यहाँ पर डायरेक्टरी शासन चल रहा था, जब यहाँ पर डायरेक्टर्स रूल कर रहे थे, क्योंकि उनमें बहुत सारा भ्रष्टाचार था, बहुत सारा करप्शन था और उनसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा था, तो ऐसे में ही जनता को प्रेरित किया नेपोलियन ने अपनी पॉलिसी से लुभाकर, और जनता ने ही नेपोलियन को अपना किंग, अपना रूलर स्वीकार कर लिया। के बाद लास्ट चीज आप इसमें पढ़ेंगे, वो है वॉर कॉन्क्वेस्ट। वॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन वॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन। पदों को अनुवांशिक, अनुवांशिक का मतलब होता है हेरिडिटिकल। जैसे पिता का बेटा ही पिता के बाद क्या बने? शासक बने। जी हाँ, नेपोलियन कोड में जो पनिशमेंट्स हुआ करती वो नेपोलियन के ही द्वारा निर्धारित हुआ करती थी। पदों का अनुवांशिक होने का मतलब है जैसे भारत के प्रधानमंत्री के बेटे को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए, फिर उसके बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये चीज खत्म की गई। अब कोई भी पद अनुवांशिक नहीं था, और इसी का तो मतलब क्या होता है? रिपब्लिक होता है। इसी का तो मतलब रिपब्लिक है, गणतंत्र। हमने कहा इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, भारत एक गणतंत्र राज्य है। और ये जो रिपब्लिक वर्ड है, ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस से ही लिया है। रिपब्लिक का मतलब ही ये है कि भारत में हर एक व्यक्ति इलेक्टेड होता है, चुना जाता है,
कोई भी व्यक्ति हेरिडिटिकली या आनुवांशिक तौर पर अपने पद पर नहीं बैठ सकता। अब हम बात करेंगे नेपोलियन के विजय अभियानों के बारे में। सबसे पहला 1805 बैटल अगेंस्ट इंग्लैंड या इंग्लैंड के विरुद्ध। इंग्लैंड के युद्ध जो हुआ था 1805 में। इसके बाद 1805 में ही वह बैटल अगेंस्ट ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया के युद्ध। बैटल अगेंस्ट ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध। एटीन 1806 बैटल अगेंस्ट रशिया जर्मनी। रशिया जर्मनी ये सारे के सारे वो अभियान हैं जिस पर सफल और विजयी रहा नेपोलियन। इसके बाद 1807 में बैटल अगेंस्ट रशिया या रूस के विरुद्ध। बैटल अगेंस्ट रशिया या रूस के विरुद्ध युद्ध। ये वो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो विजय अभियान थे किसके? नेपोलियन बोनापार्ट के। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे सबसे पहले अमेरिकन सिविल वॉर या अमेरिकन गृह युद्ध के बारे में। कोई मेरे से पूछ रहा था कि गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? सिविल वॉर कहते हैं गृह युद्ध। और अगले ही क्लास में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, कल मुलाकात होगी निर्धारित समय पर 12:30 बजे। और 12:30 बजे हम बात करेंगे अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में या अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड सी यू टुमारो। और बहुत सारे लोग हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म होकर इंडियन हिस्ट्री शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी शुरुआत कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।